कुंदननगर नाम के एक छोटे से शहर में सोहनलाल अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। सोहनलाल की छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। सोहनलाल अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी को करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी दोनों लाडली बेटियां कहाँ हैं? देखो मैं तुम दोनों के लिए बड़े शहर से कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया हूँ। सोहनलाल की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बेटी विद्या हॉल में आती है और कहती है, अरे वाह पिताजी, आप आ गए। दिखाइए तो जरा, आप मेरे लिए बड़े शहर से क्या लेकर आए हैं? ये देखो विद्या बेटी, मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद है ना? हाँ पिताजी, पसंद तो है, लेकिन इन चूड़ियों की जगह क्या आप मुझे वो वाली नेल पॉलिश दे सकते हैं जो आपके उस बैग से नजर आ रही है? नहीं विद्या बेटी, ये नेल पॉलिश तो मैं संजना के लिए लेकर आया हूँ। उसको नेल पॉलिश का बहुत शौक है। उसने मुझसे कई बार इसकी मांग की थी। सोहनलाल की ये बात सुनकर उसकी बड़ी बेटी विद्या गुस्से से लाल हो जाती है। तभी संजना भी बाहर आ जाती है। अरे पिताजी, आप आ गए। मेरे प्यारे पिताजी, कितनी देर लगा दी आने में आपने। अरे संजना बिटिया, देखो मैं बड़े शहर से तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये नेल पॉलिश, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हें नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक है ना, इसलिए। संजना अपनी मनपसंद नेल पॉलिश देखकर बहुत खुश हो जाती है। सच में पिताजी, ये बहुत खूबसूरत है। मैं इसे लगाकर अपनी सहेली की शादी में जाऊंगी। आप मुझे मेरी सहेली की शादी में लेकर चलेंगे ना? नहीं बेटा, जब तुम्हारी सहेली की शादी है उस वक्त शहर में मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूँगा। तुम अपनी बड़ी बहन विद्या के साथ चली जाना। इसके बाद संजना नेल पॉलिश लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सोहनलाल भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ खड़ी विद्या जल भुनकर राख हो चुकी थी। पिताजी ने सबसे अच्छी और महंगी चीज उस संजना की बच्ची को दे दी। पिताजी हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। ना जाने क्यों अपनी छोटी बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। गुस्से में विद्या अपने कमरे में चली जाती है। संजना अपनी सहेली की शादी वाले दिन बहुत ही सुंदर कपड़े पहनती है और साथ में वो नेल पॉलिश भी लगाती है। इतने में ही संजना बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर विद्या को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों बहनें संजना की सहेली की शादी में जाने लगती हैं। तभी विद्या कहती है, मुझे लगता है कि हमें जंगल के रास्ते से चलना चाहिए। जंगल का रास्ता छोटा है, उससे हम तुम्हारी सहेली के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन दीदी, वो जंगल तो काफी डरावना है। मुझे नहीं लगता कि हमें जंगल से जाना चाहिए। गांव के लोग कहते हैं ये जंगल बहुत खतरनाक है। मैंने जितना कह दिया उतना करो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। मैंने कह दिया ना, जंगल से चलना है मतलब जंगल से ही चलना है, नहीं तो मैं वापस चली जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर विद्या आगे बढ़ जाती है। ना चाहते हुए भी संजना को उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचकर विद्या उससे कहती है, संजना, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, तो यहीं पर मेरा इंतजार कर। मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। ऐसा कहकर विद्या वहाँ से चली जाती है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन विद्या वापस नहीं आती। संजना को विद्या की चिंता होने लगती है। वो विद्या की खोज में आगे बढ़ने लगती है। देखते ही देखते शाम होने लगती है, लेकिन संजना को विद्या कहीं नहीं मिलती। वो मिलती भी कैसे, ये सब उसका प्लान था। संजना को अकेले जंगल में छोड़कर विद्या घर वापस चली गई थी। जैसे जैसे रात हो रही थी, वैसे वैसे संजना को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। डर के मारे संजना रोने लगती है। तभी संजना को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद संजना देखती है कि एक बहुत डरावनी बुढ़िया काले रंग की साड़ी पहने उसकी तरफ भागी चली आ रही है। उस डरावनी बुढ़िया को देखकर संजना भागने लगती है और वो बुढ़िया उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। संजना भागते भागते एक नदी में कूद जाती है। काफी समय के बाद उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत अद्भुत दुनिया में पाती है, जहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे फूल और अलग अलग तरह के जानवर थे और वहीं पास में एक बहुत खूबसूरत नदी थी। ये सब देखकर संजना बहुत हैरान हो जाती है।
अरे ये यहाँ कहाँ आ गई मैं? इतनी सुंदर जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। संजना नदी किनारे बैठकर उस जगह को निहारने लगती है। थोड़ी देर बाद संजना को बहुत जोरों की प्यास लग जाती है और संजना नदी का पानी पी लेती है। संजना जैसे ही उस नदी का पानी पीती है, वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परी प्रकट हो जाती है और कहती है, परियों की इस जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है संजना। परी को देखकर संजना हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ परियों के बारे में सुना था, लेकिन आज उसने परी को अपनी आँखों से देख लिया। संजना एकटक परी को देखे जा रही थी, लेकिन उसकी बातों का उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब परी ने दोबारा कहा, परियों की इस जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है संजना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक परी के सामने खड़ी हूँ। तुम सच में परी हो या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं संजना, तुम कोई सपना नहीं देख रही। मेरा नाम मिष्टी परी है और ये परियों की जादुई दुनिया है। इस दुनिया में सभी लोग नहीं आ सकते। जिसका हृदय बहुत साफ होता है वही इस दुनिया में आ सकते हैं। परी जी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे सब पता है संजना। तुम जानती हो तुम्हारी बहन ने जानबूझकर तुम्हें जंगल में छोड़ा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई बात हो गई होगी। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। ऐसा कहकर संजना रोने लग जाती है। तभी वो परी कहती है, चुप हो जाओ संजना, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। यहाँ आने वाला इंसान मेरी मर्जी से आ सकता है, लेकिन मेरी मर्जी से जा नहीं सकता। तुम तब तक इस दुनिया से नहीं जा सकती जब तक कोई दूसरा इंसान यहाँ आकर इस नदी का पानी ना पी ले। तुम्हें उसका इंतजार करना होगा और जब तक वो नहीं आ जाता तुम्हें इसी जंगल में उसका इंतजार करना होगा। ठीक है कहकर संजना वहीं पर बैठ जाती है और आराम करने लगती है। फिर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। थोड़ी देर के बाद संजना कहती है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मैं क्या करूँ? पता नहीं इस दुनिया में मुझे खाना मिलेगा कि नहीं। संजना इतना कहती ही है कि तभी उसके सामने परी प्रकट हो जाती है और वो संजना के खाने के लिए बहुत सारे प्रकार के खाने प्रकट करती है। स्वादिष्ट खाना खाकर संजना बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। संजना को जिस भी चीज की जरूरत होती थी परी उसे वो सारी चीज दे देती थी। एक दिन संजना सो रही थी, तभी अचानक से उसे किसी के कराहने की आवाज आने लगी, जिससे संजना की आँख एकदम से खुल गई। अरे, मुझे ये किसकी आवाज आ रही है? लगता है मुझे जिसका इंतजार था वो आ चुका है। संजना इधर उधर देखती है तो उसे एक बहुत खूबसूरत राजकुमार दिखाई देता है, जिसके शरीर पर कुछ घाव के निशान थे और वो दर्द में था। संजना भागकर उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें चोट कैसे लगी और तुम कौन हो? मैं भानगढ़ का राजकुमार हूँ। मैं जंगल में शिकार करने आया था, तभी एक शेर मेरे पीछे पड़ गया। मैं डर के मारे एक नदी में कूद गया और वहाँ से मैं सीधा यहाँ आ गिरा। ये घाव मुझे शेर ने दिए हैं। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, वरना वो शेर तुम्हें खा ही जाता। तुम जानते हो ये एक जादुई नगरी है। जिस तरह तुम यहाँ पर आए हो उसी तरह मैं भी यहाँ आई थी। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रुको। फिर संजना मिष्टी परी को आवाज लगाती है। परी तुरंत वहाँ पर प्रकट हो जाती है। परी को देखकर राजकुमार चकित रह जाता है। तब मिष्टी परी राजकुमार को सारी बात बताती है और ये भी कहती है कि संजना ने उसका कितने दिनों तक इंतजार किया है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए नदी का पानी लेकर आती हूँ। उसे पीने के बाद हम दोनों यहाँ से अपने अपने घर जा सकेंगे। हाँ, क्यों नहीं। संजना फटाफट नदी का पानी लेकर आ जाती है। राजकुमार जैसे ही पानी पीता है उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। फिर परी उससे कहती है, परियों की इस जादुई दुनिया में केवल अच्छे और साफ मन वाले व्यक्ति ही आ सकते हैं। तुम दोनों का हृदय बहुत साफ है। अब तुम दोनों अपनी दुनिया में जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। जब भी तुम दोनों को मेरी जरूरत पड़े मुझे केवल याद कर लेना, मैं तुरंत वहाँ पर आ जाऊंगी। संजना और राजकुमार ने परी का धन्यवाद किया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही वो दोनों संजना के घर के सामने आ खड़े हुए।
अरे ये तो मेरा घर है। पिताजी देखो मैं आ गई। संजना भागकर अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। कहाँ रह गई थी मेरी बच्ची? मैं कब से इसी तरह आंगन में बैठकर तेरा इंतजार कर रहा था। शोर शराबा सुनकर विद्या बाहर आ जाती है। जब वो संजना को देखती है तो बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि संजना अब अपने पिताजी को सब कुछ बता देगी और उसके पिता उसको बहुत डांट लगाएंगे, परंतु संजना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। पिताजी, जंगल में मैं दीदी के पीछे चल रही थी। दीदी पानी पीने गई और मैं गलती से गलत रास्ते पर चली गई। इसमें सारी गलती मेरी है। मैं उस जंगल में भटक गई थी। फिर इन राजकुमार ने मुझे वहाँ से निकाला। राजकुमार ये मेरे पिता हैं और ये मेरी बड़ी बहन विद्या। विद्या जब संजना के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है, लेकिन वो अपनी बहन से प्यार नहीं करती थी। विद्या भागकर संजना के गले लग जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। कोई बात नहीं दीदी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम मुझसे माफी मत मांगो। बड़ी बहन माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। राजकुमार संजना को अपने परिवार के प्रति इतना अच्छा स्वभाव देखकर और उसकी खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखता है। संजना राजकुमार से शादी के लिए हाँ कह देती है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी राजकुमार से हो जाती है। इस तरह संजना ने अपनी बहन का अत्याचार सहने के बावजूद उसके लिए अपने मन में नफरत नहीं आने दी। उसके इसी साफ हृदय के कारण परी ने उसकी मदद की और राजकुमार से उसका विवाह हो गया। अब संजना अपने ससुराल में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। ये कहानी निशा नाम की एक लड़की की है। निशा जब 5 साल की थी तभी वो अपने माता पिता के साथ एक मेले में घूमने गई हुई थी, लेकिन मेले में भीड़ ज्यादा होने की वजह से निशा का हाथ अपने माता पिता से छूट जाता है और वो एक दुकान के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय पल्लवी नाम की एक चालाक और लालची किस्म की औरत की नजर निशा पर पड़ती है और वो उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने गांव ले आती है। लेकिन शुरू में तो पल्लवी निशा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया करती थी, पर जैसे जैसे निशा बड़ी होती गई तो पल्लवी उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है और उसे अपने घर का सारा काम करवाती है और बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं देती है। साथ ही छोटी छोटी बात पर उसे बहुत मारती पीटती भी है। ऐसे ही आज भी। अरे निशा, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर आ। क्या हुआ आंटी, कोई काम था क्या? अरे मैंने तुझसे कहा था ना मेरे सारे गंदे कपड़े धो देना, लेकिन तू यहाँ मेरे कपड़े धोने की बजाय अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रही थी। नहीं आंटी, वो खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया था, बस उसी पर दवाई लगाने के लिए कमरे में गई थी। अरे हाथ जला ही तो है, टूटा तो नहीं। तुझे तो बस काम न करने का बहाना चाहिए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर पल्लवी निशा को बहुत मारती है। आंटी छोड़ दीजिए आंटी, मुझे मत मारिए, मैं अभी जाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ, प्लीज आंटी। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने पर। जब तक 2-3 जूते नहीं खा लेती तब तक तेरा काम में मन ही नहीं लगता। उसी समय पल्लवी का पति प्रणव वहाँ पर आता है और कहता है, अरे पल्लवी, बस भी करो। ऐसे किसी लावारिस बच्ची को इस तरह मारना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी तुम पहले ही से उसके गांव से उठाकर लाने की गलती कर चुकी हो, लेकिन अब इसे इस तरह से परेशान करके अपनी गलतियों का घड़ा और मत भरो, क्योंकि किसी दिन इसके माता पिता को इसके बारे में पता चल गया ना तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, जब भी बोलते हो मनहूस ही बोलते हो। इसलिए जाओ और चुपचाप से खाना खा लो और तू जाकर जल्दी से सारे कपड़े धो, वरना आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? पल्लवी हमेशा निशा पर इसी तरह अत्याचार किया करती थी। उसे ना तो पेट भर खाना देती थी बल्कि उसे बात बात पर बहुत मारा करती थी। इसलिए निशा हमेशा अपने माता पिता को याद करके रोया करती थी। माँ, पिताजी आप लोग कहाँ हैं? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, प्लीज मुझे यहाँ से आजाद करवाइए। आंटी मुझे बहुत मारती है और मुझसे घर का सारा काम भी करवाती है। तभी वहाँ पर पल्लवी आ जाती है और कहती है,
अरे बंद कर अपना ये रोना धोना और काम पर ध्यान दे। जल्दी से सारे घर की सफाई कर और फिर बाजार जाकर सब्जियां ले आ। आंटी, हाथ में बहुत जलन हो रही है, इसलिए काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी? क्यों? खाना खाने के लिए तो बड़े जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं तेरे, और काम करने के लिए कह दो तो महारानी के हाथों में दर्द हो जाता है। इसलिए अब जल्दी से काम खत्म कर और बाजार जा, वरना फिर से मुझे अपना डंडा उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं आंटी, मैं कर रही हूँ। इतना कहकर निशा हाथों में चोट होने के बावजूद भी सारे घर की सफाई करती है और फिर सब्जियां लेने बाजार भी जाती है। लेकिन बाजार से वापस आते समय रास्ते में एक नदी पड़ती है और उसी नदी के सामने अचानक से निशा का सब्जियों का थैला फट जाता है और सारी सब्जियां नदी में गिरकर बह जाती है। ये देखकर निशा बहुत घबरा जाती है और कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आंटी तो मुझे बहुत मारेंगी क्योंकि सारी सब्जियां तो नदी में गिर गई। अब ऐसे मैं घर वापस कैसे जा पाऊंगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इतना कहकर निशा नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब उस आवाज को सुनकर निशा नदी में ध्यान से देखती है तो उसे नदी के अंदर एक जल परी दिखाई देती है जो मछुआरों के लगाए जाल में फंसी होती है। प्लीज मेरी मदद करो, वरना वो मछुआरा मुझे अपने जाल में फंसाकर ले जाएगा और मुझे महंगे दाम में बाजार में बेच देगा। इसलिए प्लीज मुझे बचा लो, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज मेरी मदद करो। अरे आप कौन हैं? आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर निशा मछुआरों के लगाए जाल को बीच में से काट देती है, जिससे वो जल परी आजाद हो जाती है। फिर जल परी निशा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया निशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम ही नहीं बताया। निशा, मैं एक जादुई जल परी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, अगर आप एक जादुई जल परी हैं, तो आप इस तरह से मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? क्योंकि निशा, मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये शक्तियाँ दूसरों की मदद करने के लिए मिली है। क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, तो अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जल परी जी, मुझे तो बस अपने माता पिता के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, मुझे बस अपने माता पिता से मिलवा दीजिए जल परी जी। तुम चिंता मत करो निशा, तुम अपने माता पिता से जरूर मिलोगी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करो। तुम अपनी आंटी को किसी न किसी बहाने से फिर से उसी मेले में ले जाने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे माता पिता उसी मेले में मिलेंगे और वो लोग भी तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर जल परी अपनी जादुई शक्तियों से निशा की सब्जियां वापस ले आती है, जिसे लेकर निशा अपने घर वापस चली जाती है और जल परी के कहे अनुसार वो पल्लवी से कहती है, आंटी आपको पता है, जिस मेले से आप मुझे उठाकर लाई थी ना, उसी मेले के अंदर एक खजाना गड़ा हुआ है। मुझे कल एक परी मिली थी और उसी ने मुझे ये सब बताया है। इसलिए मुझे तो लगता है हमें एक बार चलकर देख लेना चाहिए। क्या तू सच कह रही है? लेकिन ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आंटी, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से ध्यान ही नहीं रहा। इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना अगर वो खजाना किसी और के हाथ लग गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग अभी तेरे गांव चलते हैं। सुनिए जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी इसके गांव चलना होगा। अरे अब तुम भी क्या इस बच्ची की बातों में आ रही हो? अरे तुम तो चुप ही रहो जी, एक बार चलकर देखने में क्या ही हर्ज है। और अगर कहीं ये बात सच हुई तो सोचो हम लोग कितने माला माल हो जाएंगे। इतना कहकर पल्लवी अपने पति और निशा को लेकर उसके गांव चली जाती है और उस दिन भी वही मेला लगा हुआ था जिस मेले से निशा गायब हुई थी। आंटी चलो ना, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, जल्दी चलो, वरना वो खजाना किसी और के हाथ लग जाएगा। इतना कहकर निशा जैसे ही मेले के अंदर जाती है, वैसे ही उसके सामने उसके माता पिता खड़े दिखाई देते हैं और जैसे ही उसके माता पिता उसे देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठता है
क्योंकि वो भी इतने सालों से अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती हैं। इसलिए जैसे ही निशा उन्हें दिखती है वैसे ही वो भागकर उनके गले लग जाती है और ये सब देखकर पल्लवी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ थे? आपको पता है मैंने आप लोगों को कितना याद किया और ये औरत मुझे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने घर ले गई और मुझ पर बहुत अत्याचार किया। माँ, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरा ख्याल नहीं रख पाई। तुझे ढूंढने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकती रही, लेकिन तेरा कोई भी अता पता नहीं चला मेरी बेटी। लेकिन कल रात सपनों में एक जलपरी ने आकर मुझे तेरे बारे में बताया, बस इसीलिए हम इस मेले में चले आए। उस जलपरी का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया। इसका मतलब ये सब तेरी एक चाल थी। तू मुझे यहाँ बेवकूफ बनाकर लाई है। रुक जा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बच्चोगी तो तुम नहीं, तुमने एक माँ बाप से उसके बच्चे को अलग करने का पाप किया है। इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस औरत को। इसने ही मेरी बच्ची के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। इससे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इस तरह पल्लवी को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। और उस जादुई जलपरी की मदद से निशा को अपने माता पिता वापस मिल जाते हैं और वहीं पल्लवी को उसके किए की सजा मिल जाती है।